गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। बच्चों, भारत से अनुबंधित श्रमिक, जिसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की विविधता को ही प्रतिबिंबित करता है और यह तेज़ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों के आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। तो इसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को आप साथ साथ पढ़ेंगे। तो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध, जिसको अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहा जाता है, तो एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे अपने देश लौट सकते हैं। और भारत के ज़्यादातर जो अनुबंधित श्रमिक थे, गिरमिटिया मजदूर थे, वे मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका भी ज़िला शामिल है, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण से कुटीर उद्योग ख़त्म हो रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। तो इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा और वे बटाई पर ज़मीन तो लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, उन पर कर्जा चढ़ने लगा था। इसलिए वे काम की तलाश में अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर थे और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, जिसमें ख़ास तौर पर त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तो बच्चों, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, ये देश कहाँ हैं, थोड़ा आप नक्शे पर भी इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की टॉपिक को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये जो है कैरिबियाई सागर है और ये जितने देश हैं जो कि द्वीपीय देश हैं, ये सब कैरिबियन कंट्रीज कहलाते हैं। इसमें आप 3 देशों को जानेंगे कि वो कहाँ हैं। पहला है त्रिनिदाद, ये आप देख रहे हैं, दूसरा है गुयाना और तीसरा है सूरीनाम। ये 3 देशों में ख़ास तौर पर भारत से मज़दूरों को ले जाया जाता था। अब याद रहे कि तमिल आप्रवासी जो थे, उनको सिलोन और मलाया जाकर काम करना पड़ता था, यानी वहीं पर वो जाते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय के बागानों में भी काम करवाने के लिए ले जाया गया और आप अपने देश का इतिहास पढ़ चुके हैं। असम के बागान मालिकों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था
हालांकि उनका विद्रोह असफल रहा। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था और बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लिया करते थे। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी झूठी कहानियाँ गढ़ करके उनको बताया करते थे कि कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम और जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उनको सही सही जानकारी नहीं देते थे। सारी जानकारियाँ वे झूठी प्रदान करते थे। तो बहुत सारे जो आप्रवासी थे उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है, और अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए यानी दूसरे देशों में काम करने के लिए राज़ी नहीं होता था, जाने के लिए राज़ी नहीं होता था, तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। और बच्चों, ये एजेंट अक्सर भारतीय लोग ही हुआ करते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है, और वास्तव में यह नई दास प्रथा थी। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद ही मजदूरों को पता चलता था कि जैसा उनको बताया गया, जैसा उनको समझाया गया, वो बिल्कुल ही नहीं है। वे वैसी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे और वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे। कठोर स्थितियों में कार्य करना पड़ता था, उनका जीवन कठोर हो गया था। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार तो कहने भर को भी नहीं था। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले, और बहुत सारे तो भाग करके इन कठोर परिस्थितियों से, यातनाओं से बचने के लिए जंगलों में चले गए। लेकिन वे पकड़े भी जाते थे तो उनको भारी सज़ा भी दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। तो जो चर्चा हम कर रहे हैं आपसे कि बहुत सारे जो है कि मजदूर अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए, तो उसका उदाहरण यही है कि त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया था। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लिया करते थे। तो इस तरह से देखिए किस तरह से एक मिश्रित वैश्विक संस्कृति का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार रास्ता फारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। तो सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। बच्चों, आप बहुत सारे जो है कि क्रिकेटर्स के भी नाम जानते होंगे। आप नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपाल का भी नाम सुने होंगे। क्रिकेटर में आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी शिवन रन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का भी नाम सुने होंगे। और आपको लगता होगा कि निश्चित तौर पर ये भारतीय नाम हैं, और वास्तव में ये लोग हम भारतीयों जैसे ही हैं, और इनके वंशज जो है कि अनुबंधित मजदूर ही हुआ करते थे जो कि उन देशों में
ले जाए गए। तो अनुबंधित मजदूर जो कि अपने देश के थे, तो उनकी वंशज, उनके जो बच्चे वहाँ हुए, वो बेशक जो है कि आपके देश के खिलाफ़ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो भारतीय मूल के ही हैं। तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे इस नई दास प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी और इसका परिणाम ये निकला कि 1921 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसे ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग जो है कि एग्रीमेंट के तहत काम करने के बाद वापस अपने स्वदेश लौट गए। बहुत सारे लोग जो है वहीं पर बस गए या स्वदेश लौटे भी तो फिर वापस वो जो है वहीं पर चले गए। तो कहने का आशय है कि उन्होंने वहाँ की संस्कृति, वहाँ के भौगोलिक वातावरण को एडाप्ट कर लिया, वहाँ रहना जो है स्वीकार कर लिया। अब आइए देखिए, जो है इसमें एक चित्र भी दिया गया है शिनाख्त के लिए। जो गिरिमिटिया मज़दूरों के सामने जो है कि ये प्लेट लगाई गई है, नंबर प्लेट है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से नंबर प्लेट है हर मज़दूर के जो है सामने लगाई गई है। तो इस तरह से इनको जो है ये वहाँ पर भेजते थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विदेशों में भारतीय उद्यमी, तो विश्व बाज़ार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाज़ार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। और यहीं से जो है कि देसी साहूकार और महाजन भी समाज में आते हैं, छोटे मोटे किसानों के मुद्दे को लेकर के। मुद्दे को मतलब उनकी सहायता, उनको कर्जे देने के हिसाब से। तो आप शिकारीपुरी श्राप और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात के उद्देश्य से की जाने वाली खेती के लिए कर्जे दिया करते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लिया करते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। तो अफ्रीका में जो यूरोपीय उपनिवेशकार थे, उनके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले और 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए। और ये एम्पोरियम जो है, जो स्थानीय और विदेशी चीज़ों के केंद्र हुआ करते थे, वे सैलानियों के आकर्षण का भी केंद्र हुआ करते थे। तो भारतीय व्यापारी और भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, इस टॉपिक में आप देखेंगे कि भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। ये तो आप कक्षा 8वीं में ही पढ़ चुके हैं। और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। तो यदि किसी देश की सरकार को अपने देश के उद्योगों की रक्षा करना है तो उसे विदेशी आयात पर या तो रोक लगानी पड़ेगी या उस पर शुल्क बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि उसका आयात कम हो सके। तो ब्रिटेन की भी सरकार ने ही ऐसा किया। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए
नए बाज़ार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा करना पड़ा। और इस तरह से आप यदि आयात निर्यात के रुझान को देखें तो 1800 ईस्वी के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 मात्र 15 वर्षों में घटकर 15% रह गया। और 1870 तक आते आते यह निर्यात केवल 3% का रह गया, 3%। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? तो आंकड़ों के माध्यम से फिर से एक नाटकीय घटना आपको पढ़ने को मिल रही है या मिलेगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात तो घट रहा था, लेकिन भारत से उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटा और कच्चे मालों का निर्यात बढ़ा। तो 1812 से 1871 के बीच में आप देखेंगे तो कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया, यानी लगभग 7 गुना की वृद्धि हुई। और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का भी निर्यात किया जाने लगा। तो कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसे ब्रिटेन की सरकार उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात करती थी। तो 19वीं सदी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्नों व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। अब ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस प्रकार भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की ही अवस्था में रहता था, यानी वो हमेशा लाभ की ही अवस्था में रहता था। ब्रिटेन को हमेशा लाभ ही होता था। इसका मतलब ये है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। अब ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ, जो कि ब्रिटेन के और भी देशों में उपनिवेश थे, सिर्फ भारत ही ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था, अन्य महाद्वीपों में भी उसके उपनिवेश थे। तो इन्हीं मुनाफों के सहारे, जो कि भारत से उसको मुनाफा होता था, उसी के सहारे ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। तो बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही वास्तव में काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ये बहुपक्षीय बंदोबस्त की विशेषता है। अब ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद कर देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अब ब्रिटेन के साथ व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज, देसी खर्चे की भी भरपाई हो जाती थी। और इसके तहत जो ब्रितानी अफसर हुआ करते थे और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। पेंशन। बच्चों, यहाँ पर एक मानचित्र भी आपको दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इस मानचित्र में कि 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सूरत से किस तरह से ये रास्ता है। इधर पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले रास्ते हैं, इधर कि अफ्रीका से जोड़ने वाले रास्ते हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा कि ये मछलीपट्टनम से इस तरह से जुड़ा हुआ रास्ता, फिर यहाँ से भारत से होते हुए और इधर चीन।
तो ये सब रास्ते हैं जो कि व्यापारिक मार्ग कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।